सुप्रभात बच्चों। गज़ल कविता, वैसे गज़ल अपने आप में एक मुकम्मल शीर्षक होता है, तो उसका आधा भाग कल पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। अब उसके बाद चूँकि 5 शेर आपके हो चुके हैं, तो उसके बाद छठे शेर से हम इसको लेते हैं, गज़ल को यहाँ से। तो आपको बताया गया था कि गज़ल का जो हर शेर होता है अपने आप में मुकम्मल होता है। मुकम्मल मतलब संपूर्ण होता है, एक शेर का दूसरे शेर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन पूरी कविता का जो भाव रहता है, पूरी गज़ल का जो भाव रहता है वो एक समान सा रहता है। अब आप देख रहे हो भाव वही है कि शायर को अपने दोस्तों से कुछ गिला शिकवा है, कुछ नाराज़गी है, और वो उसको शब्दों में व्यक्त करता है अपनी नाराज़गी को। अब वो अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है, रोमांटिक शायरी आती है ये। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो तेरे गम का पासे अदब है, मुझे तुझसे दूर होने का जो गम है वो भी है, उसका भी मैं सम्मान करता हूँ। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, और दुनिया की फितरत भी मैं समझता हूँ, इसलिए खुल के नहीं रो सकता। अपने दर्द को खुल के लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता कि दुनिया किस तरह की है। अपने दिल का दर्द लोगों के सामने बताने का मतलब है लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका देना। इसलिए इस दर्द को अंदर ही छिपा लेता हूँ, अपने दिल में ही रख लेता हूँ, और तेरी भी बदनामी ना हो, मेरी भी बदनामी ना हो, इसलिए चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। उसके बाद अगला शेर बच्चों, फितरत का कायम है तवाज़ुन आलम हुस्न इश्क में भी। फितरत का कायम है तवाज़ुन आलम हुस्न इश्क में भी। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। अब आप देख रहे हो राइम जो है, राइम को उर्दू में कहते हैं काफिया। वो पहली पंक्ति का नहीं मिल रहा है, लेकिन सेकंड पंक्ति जो हर शेर की है वो राइम में है। ऊपर है रो ले हैं, और नीचे आ गया खोले हैं, आगे भी आएगा मोती रोले हैं, जग खोले हैं, गज़लें बोले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको राइम में मिलेंगी। तो अब आप देखेंगे शेर का इसका, फितरत का कायम है तवाज़ुन आलम हुस्न इश्क में भी। फितरत कहते हैं प्रकृति को, नेचर को। नेचर में संतुलन होता है। आप सब साइंस के विद्यार्थी हैं, जानते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है वो एक संतुलन के कारण ही रुकी हुई है। यानी कुछ मैग्नेटिक फोर्स होंगी, कुछ जो ग्रेविटेशन फोर्स होंगी, वो सारी इस प्रकृति को संतुलित किए हुए हैं। अगर ये संतुलन भंग हो जाता है तो सारा मामला इधर उधर हो जाएगा। सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कहीं पे जाके दूसरे नक्षत्रों से टकरा जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो प्रकृति ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है कि हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से प्रकृति ने नाप तोल के सामंजस्य में रखा हुआ है। फितरत का कायम है तवाज़ुन, और जैसा प्रकृति में यह संतुलन है वैसा ही संतुलन आलम हुस्न इश्क में भी पाया जाता है। हुस्न और इश्क की दुनिया में भी वो तवाज़ुन यानी वो सामंजस्य या वो संतुलन पाया जाता है। तो संतुलन केवल प्रकृति में ही नहीं, नेचर में ही नहीं है, बल्कि हुस्न और इश्क की दुनिया में यानी प्यार मोहब्बत की दुनिया में भी तवाज़ुन होता है, संतुलन होता है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। अब आपको पता है गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक का मतलब है कि अगर हमें किसी से कम प्यार पाना है तो तब मिलेगा जब हम कम प्यार करेंगे, और यदि ज़्यादा प्यार पाना है तो उसके लिए भी शर्त ये है कि हमें ज़्यादा ही प्यार देना होगा। तो मोहब्बत हमें दूसरे से उतनी मिलती है जितने की हम दूसरों से मोहब्बत करते हैं। तो हो गया ना गिव एंड टेक, या संतुलन या तवाज़ुन। ठीक है। तो फितरत का कायम है तवाज़ुन आलम हुस्न और इश्क में भी। प्रकृति में जो संतुलन है, बैलेंसिंग है, ठीक वैसे ही बैलेंसिंग प्यार मोहब्बत की दुनिया में भी है। और जितना हम खोते हैं प्यार में, उतना ही हमें प्यार या मोहब्बत मिलता है।
यानी जितना हम पे करते हैं उतना ही हमें मिलता है। तो बच्चों ये शेर हो गया इसका, 7 उसके हो गए, अभी 3 और बचते हैं, उनको देख लीजिए। आबो ताब अशार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो। तो बहुत सारे शब्द इसमें उर्दू के आए हैं, उनका अर्थ एक एक करके आप समझते रहेंगे, शब्दार्थ भी और भावार्थ भी। आबो ताब अशार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो। ओ मित्रों, ओ दोस्तों, आबो ताब अशार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो। तुम्हें लगता है कि मेरी जो शायरी है वो बड़ी खूबसूरत शायरी है, बड़ी जिंदा दिल शायरी है, और तुम मेरे से अक्सर पूछते हो कि मेरी शायरी में अशार कहाँ से आया। अशार कहते हैं प्रभाव को, इफ़ेक्ट। ये अशार कहाँ से आया, आबो ताब, ये चमक दमक कहाँ से आई। आबो ताब किसको कहते हैं, चमक दमक को। मित्रों, दोस्तों, तुम पूछते हो कि मेरी शायरी में ये चमक दमक, ये प्रभाव कहाँ से आया। क्या तुम्हें मालूम नहीं है, तुम भी आंखें रखो हो। अरे यार, आंखें तो तुम्हारी भी हैं, तुम्हें सब पता है। ये जगमग बैतों की दमक है। तुम्हें लगता है कि ये चमक दमक मेरी शायरी है ना, या हम मोती रोले हैं, बल्कि ये चमक दमक तो शायरी के कारण नहीं, उन आंसुओं के कारण आई है जो हम अपनी आँखों से रोले हैं, रोते हैं। यानी जो आंसू मेरी आँखों से बह जाते हैं वही मेरी शायरी में मैं बयां कर देता हूँ। और शायरी में जो चमक है, आबोताब है, प्रभाव है, अशार है, वो कहाँ से आया। जब तुम ये सवाल पूछते हो तो ये सवाल मुझे बेतुका लगता है, क्योंकि तुम्हें खुद मालूम है कि ये जो शायरी में चमक दमक है, जगमग है, इसकी वजह केवल वो है कि मैं अपने दिल के दर्द को अपने आँखों के आंसुओं से निकाल के अपने शायरी में छिपा देता हूँ, तब ये शायरी इतनी खूबसूरत बनती है। अगली शेर, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं मेरिंदों को। अब इसमें शब्द उर्दू के आए हैं, उनका थोड़ा अर्थ देख लो। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं। अंजुमने मैं का मतलब हो गया शराब की महफिल। अंजुमन कहते हैं महफिल को, और आपको पता ही है ये जो ए जुड़ता है उर्दू में, ये जुड़ता है, देखा आपने कभी, सलाम इश्क, ठीक है। तो ये जो जुड़ता है ना, उसका अर्थ निकल के आता है, जैसे आप अंग्रेज़ी में कोमा लगा के एस लगा देते हो, एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हो, तो वो ए का काम करता है उर्दू व्याकरण में। अंजुमन ए मैं कहते हैं शराब को, अंजुमन कहते हैं महफिल को, और एक अर्थ है काके की। तो अंजुमन मैं का मतलब शराब की महफिल। ऐसे में तो याद आए है अंजुमन मैं में रिंदों को। रिंद बोलते हैं शराबियों को, शराब पीने वालों। रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनह जब खोले हैं। तो सभी धर्मों में ये मान्यता है कि फरिश्ते जो हैं वो आदमी के गुनाहों का हिसाब किताब खोलते हैं। क़यामत की रात आती है और सब हिसाब बराबर कर जाती है। तो यहाँ कह रहा है शायर कि जब शराब की महफिल में हम जमे होते हैं सारे दोस्त, तो हमें उसकी याद आती है। उसकी किसकी, अब समझ गए होंगे आप। रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनह जब खोले हैं, और जब दुनिया का हिसाब किताब फरिश्ते कहाँ, जन्नत में लोगों के दुनिया का हिसाब, गुनाहों का हिसाब किताब करते हैं। दुनिया ने जो गुनाह किए हैं, जब फरिश्ते उनका हिसाब किताब जोड़ रहे होते हैं, कब, रात में, तब हम एक गुनाह और कर रहे होते हैं। यानी हम जानते हैं कि गुनाहों का हिसाब किताब होगा, लेकिन हम हैं कि गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। अपने गुनाहों में एक गुनाह और जोड़ने पे आमादा हैं। शराब पी के तुझे याद करता है। तो लोगों की नज़रों में, और हो सकता है फरिश्तों की नज़रों में, ये चीज़ गुनाह होगी, शराब पी के किसी को उस तरह से याद करना। लेकिन शायर को इस गुनाह को करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, एक गुनाह और सही। तो जब हिसाब गुनाहों का होगा, एक हिसाब में गुनाह ये भी जुड़ जाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम शराब पी के तुझे याद करें। अब आखिरी शेर बच्चों को, सदके फिराक। फिराक आपको पता है किसका नाम है,
शायर का। और सारे शायर अपनी जो गज़ल होती थी उसमें कहीं ना कहीं अपना नाम छोड़ जाते थे। कबीर ने भी यही काम किया है, कबीर भी कहीं ना कहीं, मीरा ने भी यही काम किया है, सूरदास ने सूर नाम से फिर अपना। तो जो भी आप कविताएं पढ़ते हो तो देखते हो ना कि उसमें किसका नाम आ जाता है, राइटर का नाम आ जाता है, जिससे कि लोग भूले ना भाई ये रचना फला आदमी की है। आजकल की कविताओं में वो नहीं होता, लेकिन पुराने ज़माने में बड़ा होता था ये एक हिसाब से, क्योंकि कॉपीराइट सरकारी नहीं होता था तो लोग अपना कॉपीराइट अपने नाम की छाप छोड़ जाते थे, ले भाई मेरी है ये, याद रखना मेरी है, भूल ना जाना। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़। अब फिराक अपनी तुलना किससे करता है, जो उर्दू के महान शायर हुए हैं मीर से करता है, और ख़ुद की तारीफ़ करता है। तो जब और तारीफ़ नहीं करता कोई किसी की तो फिर आदमी खुद ही अपनी तारीफ़ करने लगता है। यहाँ खुद अपनी तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं वो, सदके फिराक के प्रति मैं अपने आप को कुर्बान करता हूँ। यानी कोई पाठक नहीं कह रहा है इस चीज़ को, फिराक खुद कह रहा है पाठक बनकर। कोई और पाठक कहीं ना कहे, लेकिन फिराक खुद एक पाठक बन के कह रहा है। किसको, फिराक को ही कह रहा है, सदके फिराक, ए फिराक तेरी गज़ल तेरी शायरी के सदके जावा, यानी मैं अपने आप को कुर्बान करता हूँ। एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, तुमने ये आवाज़ कहाँ से उड़ाई, अपनी शायरी में इतना दर्द कहाँ से भर लिया। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं, अरे फिराक तेरी गज़लों में वही दर्द मिलता है जो कभी मीर की गज़लों में मिलता था। यानी मीर तकी मीर जो प्रसिद्ध शायर हुए हैं उर्दू के, बहुत नामचीन वर्ल्ड फेमस हुए हैं, उनकी जो गज़लें हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, वर्ल्ड क्लास जो यूनिवर्सिटी हैं आपकी दुनिया की, उनमें उर्दू में आज भी पढ़ाई जाती हैं। तो फिराक कहता है कि अपने आप ही फिराक अपना ही प्रशंसक बन के कहता है, यानी आत्म प्रशंसक बन के कहता है कि ये बात तुम्हारी गज़लों में कहाँ से आई, ये प्रभाव कहाँ से आया। इन गज़लों के पर्दों में, तुम्हारी इन गज़ल की शायरी में तो मीर की गज़लें बोले हैं, वही मज़ा है जो कभी मीर की गज़लों में हुआ करता था। तो बच्चों ये कविता मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, पूरी हो गई है। तो पाठ के साथ आपको पढ़ा दिया जाएगा, ये आपके प्रश्नोत्तर हैं, अगली वीडियो में इसको भेजा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।